Good morning, everyone. So, we will start with the lecture now. This is the sum in front of your screen, which we will do now. Sachin Limited was incorporated. We are doing the chapter Profit Prior to Incorporation, wherein a firm is converted into company. So, Sachin Limited was incorporated to take over the running business of Tendulkar Brothers. So, here the company name which is formed is Sachin Limited, incorporated with effect from 1st April 2016. So 1st April 2016 से कंपनी स्टार्ट हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ. इससे पहले का पीरियड will belong to the firm. 1st April onwards period will belong to the company. And the business is taken over from Tendulkar Brothers. So तेंदुलकर ब्रदर्स से बिजनेस को टेक ओवर किया गया है और कंपनी का नाम है सचिन लिमिटेड. कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड. नहीं, तब से ये बिजनेस ईयर स्टार्ट. इसके बाद देखो क्या दिया है. द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2016 and commenced its business on 1st October 2016. अब यहाँ पे देख के हमें see we are not able to understand. देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 1st April से बिजनेस ईयर स्टार्ट हुआ, 1st August को इनकॉर्पोरेशन हुआ एंड फॉर बिजनेस कभी भी स्टार्ट करने दो. हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन का डेट इंपॉर्टेंट है. बिजनेस अक्टूबर से कमेंस करने दो या दिसंबर से या कब से भी. वी आर कंसर्न अबाउट द इनकॉर्पोरेशन डेट एंड इनकॉर्पोरेशन डेट इज 1st August 2016. बिजनेस जो है, बिजनेस का ओपनिंग डेट जो है वो 1st April है. बिकॉज देखो इनकॉर्पोरेशन मिलने तक बिजनेस अपना काम रोक के नहीं रखेगा. दैट विल बी गोइंग ऑन. लेकिन कभी भी टेक ओवर हो चुका था 1st April को. लेकिन इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st August को. सो दैट डेट विल बी एक्चुअली कंसिडर्ड एज द डेट फ्रॉम व्हेन द कंपनी हैज स्टार्टेड. though the takeover has been started from 1st April. 1st April से टेकओवर होके सचिन लिमिटेड ने अपना काम स्टार्ट किया है. बट 1st August से पहले के पीरियड को हम फर्म का पीरियड मानेंगे. 1st August से बाद के पीरियड को हम कंपनी का पीरियड मानेंगे. एंड व्हेन इज द बुक्स क्लोज्ड? बुक ऑफ अकाउंट्स को कब क्लोज किया? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल from the book of accounts which were closed on 31st March 2017. So the year end is 31st March 2017. The information given, gross profit दिया है 3,50,000. उससे लेस किया ऑफिस सैलरी फिक्स होता है. If nothing is given, salaries are fixed. Time ratio, office expense also are fixed. Time ratio if nothing is given. Traveling expense, normally we do traveling for the purpose of sales. Sales ratio, ऑफिस रेंट फिक्स होता है. मंथली कितना रेंट पे करना चाहिए तो वो भी हम टाइम रेशियो, अगर कुछ भी नहीं दिया तो टाइम रेशियो से डिवाइड करेंगे. देन वी हैव सेल्समैन कमीशन. सेल्समैन मींस रिलेटेड टू सेल्स रेशियो. डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड. डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से वैल्यू रिडक्शन होता है ना. सो टाइम रेशियो से डिवाइड करते हैं. टाइम रेशियो से उसको निकालते, क्लासिफाई करते बिटवीन प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड. देन वी हैव नेट प्रॉफिट. ये हम इससे हमारा आंसर को क्रॉस चेक करेंगे. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन. सेल्स वे ₹2,50,000 पर मंथ. PM मीन्स व्हाट? पर मंथ. ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो है उसमें हर महीना 2,50,000 का सेल्स होता था. while total sales for the year were ₹35 lakhs.
पूरा साल का सेल्स है 35 लाख, हमें तो डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। फिर ये सेल्स का इंफॉर्मेशन बाय इज इट गिवन, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, एंड सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। All the information which is given, net profit and other expenses are all office related P&L account information. So ये information इसलिए दिया है sales का information, so that we can calculate the sales ratio, so that we can calculate the sales ratio. So sales ratio निकालेंगे हम लोग ये इंफॉर्मेशन से। प्री पीरियड का सेल्स दिया है, टोटल सेल्स दिया, माइनस करेंगे टोटल सेल्स से प्री पीरियड का सेल माइनस करेंगे तो वी विल गेट द पोस्ट पीरियड सेल रेशियो निकाल लेंगे, प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स का, तो we will get the sales ratio. Then the sales arose evenly throughout the concerned period. This is just the information that every post period के month में भी it is even. That is just the information. Then office rent was rupees 42 lakhs, sorry 42,000 per annum. तो ऑफिस रेंट कितना है पूरे साल का, पर एनम मीन्स एनुअल 42,000 पर एनम। तो कैन एनीवन टेल मी मंथली सेल कितना होगा? 42,000, सॉरी मंथली रेंट कितना होगा? अगर ऑफिस रेंट है 42,000 पर एनम फुल ईयर का, तो टेल मी मंथली रेंट कितना होगा? इफ फुल ईयर का रेंट इज 42,000 तो मंथली रेंट कितना होगा? 42,000 फुल ईयर है तो 42,000 डिवाइड बाय 12 किया तो मंथली रेंट विल बी 3,500. Now it became rupees 54,000 per annum from the date of commencement of business. From when the business has commenced, the date is given in the question. कब से commence हुआ business? 1 October से business commence हुआ, तो 1 October से rent हो गया 54,000 per annum. So divide by 12 करो, monthly rent हो जाएगा कितना? 54,000 divide by 12, you get 4,500. So 4,500 हमारा रेंट 1,000 3,500 से 4,500 हो गया। कब से? अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से। So अकॉर्डिंगली हमें प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का रेंट कितना होगा ये निकालना है। That we will find out when we will do the rent का adjustment. Normally rent fix होता है तो टाइम रेशियो से निकालते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू रेंट, तो हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, रेंट का कितना अमाउंट है प्री पीरियड का, कितना अमाउंट है पोस्ट पीरियड का, वो फाइंड आउट करेंगे। देन अनदर इंफॉर्मेशन गिवन इज अबाउट द ट्रैवलिंग एक्सपेंस. Traveling expense included rupees 3,600 incurred by the office staff and balanced by the sales staff. Normally, as I told you, traveling is done for the purpose of sales. So sales staff normally traveling का उनको benefit मिलता है, traveling expense उनके selling के purpose में use होता है इनकर, लेकिन यहाँ पे office staff ने भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर किया है। सो ऑफिस का जो 3,600 है वो टाइम रेशियो से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ऑफिस स्टाफ मीन्स फिक्स्ड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग का फिक्स्ड मिलेगा ऑफिस वालों को 100 रुपीज पर मंथ, 200 रुपीज पर मंथ, ट्रैवलिंग का ऑफिस वालों को फिक्स्ड मिलेगा ऑफिस स्टाफ को, बट सेल्स वालों को उन्होंने जितना सेल्स के लिए इधर से इधर गए, उधर से उधर गए, मीन्स वो सेल के हिसाब, सेल्स के हिसाब से वेरी करेगा, चेंज करेगा। तो टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 24,600, उसमें 3,600 इज शुड बी डिवाइडेड ऑन द टाइम रेशियो एंड रिमेनिंग अमाउंट 24,600 में से 3,600 गया तो रिमेनिंग 21,000 विल बी डिवाइडेड ऑन द सेल्स रेशियो। इसके बाद डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रुपीज 3,000
for the asset acquired in the post incorporation period. So total depreciation is 10,500. उसमें 3,000 is the depreciation which is incurred which is for the asset acquired in the post period. हमने कोई asset को post period में खरीदा तो उसका depreciation से वही period में रहेगा. तो 3,000 सिर्फ post में आएगा. Tell me 10,500 में से 3,000 माइनस किया क्योंकि वो पोस्ट पीरियड में आएगा, क्योंकि वो असेट हमने पोस्ट पीरियड में खरीदा तो उसका वैल्यू रिडक्शन तब से ही हुआ. So that will come in the post period. What about the remaining depreciation? 10,500 minus 3,000, that is 7,500. किधर आएगा? How to divide that depreciation? बोलते हैं that 3,000 का depreciation belong to the assets acquired in the post period. What about the remaining depreciation? 7,500. Total depreciation is 10,500. इसमें से 3,000 is the depreciation which belong to the asset acquired in the post period. What about the remaining depreciation 7,500? वो किधर आएगा? कैसे आएगा? See, remaining depreciation वो assets का होगा जो हमारे पास beginning to end तक है. सिर्फ 3,000 का depreciation है, वो assets के ऊपर है जो हमने इनकॉर्पोरेशन के बाद खरीदा. लेकिन रिमेनिंग एसेट हमारे पास स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहेगा, हाँ ना? तो उसका डेप्रिसिएशन टाइम रेशो में आएगा बिकॉज डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड. डेप्रिसिएशन फिक्स होता है ना, इतना महीने इतने दिनों में इतना वैल्यू कम हो गया. तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक था तो टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे. तो 7,500 विल बी डिवाइडेड इन द टाइम रेशो. ऐसा नहीं रिमेनिंग प्री पीरियड में आएगा, वो तो हमारे पास स्टार्टिंग से एंडिंग तक था. प्री पीरियड में भी है, पोस्ट पीरियड में भी है, मतलब टाइम रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. 10,500 में 3,000 का डेप्रिसिएशन हमने वो असेट का जो हमने पोस्ट पीरियड में खरीदा. रिमेनिंग असेट्स हमारे पास स्टार्टिंग से है, प्री पीरियड से है, और पोस्ट पीरियड में भी हमने उसको सेल नहीं किया. तो पोस्ट पीरियड में भी है, प्री पीरियड में भी है, तो टाइम के हिसाब से उसका वैल्यू कम हुआ होगा. सो टाइम रेशो से उसको डिवाइड करेंगे. देन वी हैव salaries included. Partner's salary 30,000 while the remaining salary was for the office staff. Tell me, partners pre period, partners तो फर्म में होता है, कंपनी में नहीं. तो पार्टनर्स का सैलरी किधर आएगा? दोनों में डिवाइड करेंगे या सिर्फ पोस्ट पीरियड में आएगा या सिर्फ प्री पीरियड में आएगा? पोस्ट पीरियड में पार्टनर्स नहीं रहेंगे बिकॉज पोस्ट पीरियड इज कंपनीज पीरियड और कंपनी में शेयर होल्डर्स होते. पार्टनर्स आर देयर इन द फर्म. सो ये पार्टनर सैलरी विल कम इन द प्री and remain 1,35,000 में 30,000 will come in the pre and remaining 1,05,000 is for the salary of the office staff. So fix होगा, टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे. जो भी एक्सपेंस फिक्स्ड होता है वो हम टाइम रेशो में डिवाइड करते. जो भी सैलरी जो भी एक्सपेंसेस वेरी करता है, वेरिएबल होता है, उसको हम सेल्स रेशो में डिवाइड करते. It vary according to the sale. So yeah, what we have to do? We have to prepare profit and loss account showing pre-incorporation and post-incorporation period. So let us do this in the vertical form. Last sum हमने horizontal form में किया था, debit credit form में. So ये वाला sum vertical form में करते हैं. So यहाँ पे what will come? सबसे पहले रोमन 1 बोलो या ए बोलो, इनकम्स आएगा. व्हाट विल कम? इनकम्स. और इनकम्स में हमें एक ही इनकम दिख रहा है, इनकम में हमें एक ही इनकम दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर ग्रॉस प्रॉफिट. बट ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हमें सेल्स रेशो मालूम होना चाहिए, टाइम रेशो, बाकी एक्सपेंसेस, इनकम्स, हमें टाइम रेशो, सेल्स रेशो चाहिए.
So let us go to the working note and we will find out the time ratio. Let us find out the time ratio. टाइम रेशियो के लिए मुझे ओपनिंग डेट चाहिए जब बिजनेस स्टार्ट हो गया. देन आई वांट द इनकॉर्पोरेशन डेट. आई वांट 3 डेट फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम रेशियो. देन आई वांट द ईयर एंड डेट. ये 3 डेट मुझे अगर पता है देन ओनली आई कैन कैलकुलेट द टाइम रेशियो. सो सबसे पहले गो टू द क्वेश्चन. ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अगस्त 2016 एंड ईयर क्लोज हुआ, एंड हुआ 31 मार्च 2017. सो वी गॉट द डेट्स. लेट अस कैलकुलेट द टाइम रेशियो. 1 अप्रैल 2016, फिर 1 अगस्त 2016 को इनकॉर्पोरेशन हुआ एंड व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? 31 मार्च 2017 को देयर इज अ ईयर एंड. सो अप्रैल से अगस्त, हाउ मेनी मंथ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई. अगस्त को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 1 अगस्त से कंपनी है एंड अगस्त ऑनवर्ड्स कंपनी. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 8 months. So 4 ones are 4, 4 twos are 8. So 1:2. इसको छोटा नहीं करना है तो ऐसे ही रखो. बट अगर यू वांट टू रिड्यूस द नंबर यू कैन डू, बिकॉज 4 के टेबल में 4 भी आता है and 8 भी आता है. 4 ones are 4 and 4 twos are 8. So time ratio is 1:2. Now one more ratio we will calculate and it is the sales ratio. Sales ratio में what we will do? Sales ratio में we want the pre-incorporation sales. I think that is given. Pre-incorporation sales, period sales, this is given. And what else do we want? Then we want post-incorporation sales. Post-incorporation period sales. So go to the question. What is given? That pre-sales were rupees 2,50,000 per month during pre-incorporation period. Pre-incorporation में 2,50,000 और pre-period में 4 महीने अभी हमने देखा टाइम रेशियो में. एंड बाकी टोटल सेल्स इज 35 लाख. सो हमें देखना है कि कितना से आ रहा है. सो यहाँ पे we will go 2,50,000 is the pre-period sale and 4 months है और पोस्ट पीरियड में टोटल सेल है 35 लाख. उसमें से माइनस करेंगे पोस्ट पीरियड का सेल. वो कितना आ रहा है? 2,50,000 into 4 is 10 lakhs. Correct? 2,50,000 into 4 is 10 lakhs. So minus 10 lakhs करो. So कितना पोस्ट पीरियड का सेल? 35 lakhs में प्री पीरियड का सेल माइनस किया. So we get the post period sale. So यहाँ पे हमें आया कितना? 25 lakhs. 35 lakhs में प्री पीरियड का सेल 10 लाख माइनस किया. So this is the ratio. This is the ratio. Now कितना जीरो कॉमन है? How many zero common? 5 zeros common. तो कैंसल करो 5 0. 10 and 25 आया. 5 के टेबल में 10 भी आता है 25 भी आता है. 5 2s are 10. 5 5s are 25. करेक्ट? छोटा नहीं करना है, डोंट डू इट, लिव इट सेम.
जीरोस कम करके रखा, जीरोस कम नहीं करना तो वो भी मत करो. वी आर यूजिंग कैलकुलेटर हियर, so without reducing the zeros with the full number also we can convert the ratio into fraction. So ये यहाँ पे कोई confusion है? 2:5 is the sales ratio. So now let us go to the question. Gross profit कितना है? Gross profit is 3,50,000. Now 2:5 is the sales ratio. Divide करो 3,50,000 को. 3,50,000 into 2 divide by 7. 7 कैसे मिला? 2 plus 5. So how much you are getting? You are getting 1 lakh. And we are getting 2,50,000 everyone. 1 lakh and 2,50,000 mila. 3,50,000 into 2 divide by 7. 3,50,000 into 5 divide by 7. 2:5 is the ratio. 7 कैसे मिला? 2 plus 5. So 2/7, 5/7. So ऐसे करेंगे तो हमें टोटल इनकम्स आ जाएगा. टोटल इनकम एक ही इनकम है तो सेम अमाउंट आ जाएगा. Now what we have? Now we have less expenses. AB भी लिख सकते हैं. Roman 1, Roman 2 नहीं लिखना है तो we can also write as A and we can write here as B. Up to you how you want to. तो expenses में क्या है? What expenses we have? और अगर ऐसे नहीं लिखना है ए बी, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा. तो प्रीवियस सम में हमने नहीं लिखा था ए बी. सो हियर एक्सपेंसेस में व्हाट एक्सपेंस वी हैव? सबसे पहले वी हैव ऑफिस सैलरीज 1,35,000. लेट अस राइट हियर ऑफिस सैलरीज में 2 डिवीजन है. ऑफिस सैलरीज में पार्टनर्स है. देखो लास्ट एडजस्टमेंट, सैलरीज इंक्लूड्स पार्टनर सैलरीज ऑफ 30,000. अब पार्टनर सैलरी है तो पार्टनर्स तो फर्म में रहेंगे प्री पीरियड में. So directly we will write here 30,000 and here it will not come anything. And then other and बोलते while the remaining salary was for the office staff. Other कितना रहेगा? 1,35,000 में 30,000 total salary was 1,35,000. Total salary was 1,35,000. इसमें 30,000 belong to the partner salary. So remaining will be 1,05,000. इसको टाइम रेशियो में डिवाइड करो. 1 लाख टाइम रेशियो क्या है? 1:2. टाइम रेशियो इज हाउ मच? 1,05,000 को 1:2 में डिवाइड करो. Time ratio which is 1:2. So how much you get? 1,05,000 into 1 divide by 3 and 1,05,000 into 2 divide by 3. Are you getting 35,000 and 70,000 everyone? 35,000 and 70,000. Please check whether you are getting this answer. 1,05,000 into 1 divide by 3. 3 कैसे आया? 1 plus 2, 3 and 1,05,000 into 2 divide by 3 for the post period. तो हमें 35,000, 70,000 आ रहे हैं. इसके बाद क्या है हमारे पास? ऑफिस एक्सपेंस 45,000. ऑफिस एक्सपेंस के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो ऑफिस एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड. ऑफिस एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड. सो अगेन ये भी टाइम रेशियो में आएगा. नहीं लिखना है तो डायरेक्टली टाइम रेशियो TR लिख दो. ऐसे नंबर नहीं लिखना है तो
So 45,000 into 1 divide by 3, 45,000 into 2 divide by 3. How much you're getting? Are you getting 15,000 and 30,000? 15,000 and 30,000 time ratio. Then we are having traveling expenses में adjustment है. Traveling expense में there is a adjustment office staff and selling staff, salesman. Traveling expenses में दो parts है. 1 minute. So traveling expense में भी दो parts है. One is office staff. Adjustment में दिया है देखो. Traveling expenses included rupees 3,600 incurred by the office staff. 3,600 office staff है. Office staff है मतलब time ratio. Office staff का 3,600 will be time ratio. So 3,600 into 1/3 and 2/3. How much you're getting? 1,200 and 2,400. 1:2. And remaining will be for the sales staff. Remaining is for the sales staff. Balanced by the sales staff. So 24,600. 24,600 is the total traveling expense. Minus 3,600. हमें 21,000 मिलता है. तो ये हमें सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है. सेल्स रेशियो इज 2:5. सेल्स रेशियो इज 2:5. So 21,000 को into 2 divide by 7 करो. सेल्स स्टाफ है ना. सेल्स स्टाफ मीन्स सेल्स रेशियो 2:5. 2/7, 5/7. So 21,000. कैसे मिला 21,000? 24,600 is the total traveling expense, जिसमें से ऑफिस स्टाफ का माइनस किया 3,600. तो बचा 21,000. हाउ मच यू आर गेटिंग? 6,000 and 15,000. 6,000 and 15,000. ये भी हो गया. Now we will go and see. Next is office rent. 48,000. That is the adjustment. There is the adjustment. So we will write office rent. Office rent के लिए we will have to go to the working note. Working note 3. Let us go to the working note. Third one, office rent. Office rent is rupees 48,000. अब इसके ऊपर क्या दिया है? That office rent was 42,000 per annum और 54,000 per annum हो गया from the date of commencement of business. और commencement of business कभी हुआ है? 1 October से. So इसके लिए what I will do is I will prepare one month, one calendar I will prepare. एक पूरा month का. तो मुझे कितना चाहिए रहेगा? पूरा टोटल रहेगा और 2 कम रहेगा बिकॉज 10 ही यहाँ पे कॉलम से. तो आई विल इंसर्ट. सो नाउ आई विल राइट ईयर. हमारा ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ? अप्रैल से. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. ये मैंने आई हैव रिटन द कैलेंडर एज पर अवर टाइम रेशियो. टाइम के जैसे स्टार्ट कब हुआ बिजनेस, एंड कब हुआ, उसके हिसाब से आई हैव रोट द मंथ्स. नाउ व्हाई आई हैव डन दिस? उसका रीजन है. ये करने का रीजन है कि पहले रेंट कितना था? पहले रेंट कितना था? रेंट पर मंथ
was how much? 42,000 divide by 12, which is 3,500 per month. बराबर. पहले रेंट कितना था? 42,000 पर एनम. रेंट कितना था? 42,000 पर एनम was the rent. मतलब पर मंथ 3,500. कब तक ये रेंट ऐसे ही था? कब तक ये रेंट हर महीना कितना रेंट देते थे? 3,500, 3,000. सितंबर तक दिस वाज द थिंग. बट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद, सी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब कंपनी का बिजनेस का कमेंसमेंट हुआ, which is given in the question, 1st October. When was the commencement of business? From 1st October. 1st October से what happened? 1st October से, from 1st October, rent become 54,000. Rent become 54,000 per annum. Rent from commencement कितना हो गया? Commencement of business, it became 54,000 divided by 12. Annual rent, rent per annum बोला है, full year का rent 54,000 डिवाइड बाय 10 करें तो हमें मिलता है 4,500 per month. Correct? Everyone getting this answer? So October से we started paying 4,500 every month. So हम यहाँ ये this is the picture, but when is the incorporation happened? Incorporation 1st August से हुआ है. 1st August से it is a company, correct? 1st August से it is a company. So उससे पहले प्री पीरियड का रेंट कितना होगा? प्री पीरियड का रेंट होगा 3,500 into 1, 2, 3, 4. कितना होता है? 4 महीना प्री पीरियड का है और तभी रेंट इंक्रीज नहीं हुआ, उतना ही था. So 3,500 into 4, how much you are getting? 3,500 into 4, are you getting 14,000? 3,500 into, नहीं, 3,500 into 4, how much you are getting? Are you getting 14,000? Now post period का काउंट करना है. So 3,500 अगस्त सितंबर 2 महीना into 2, उसके बाद प्लस 5,500 into for how many months? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अक्टूबर से मार्च. So कितना होता है? 3,500 into 2, 7,000 plus 4,500 into 6. 4,500 into 6 is 27,000. दोनों को ऐड करो. 27,000 plus 7,000, you're getting 34,000. So post period का रेंट है 34,000. ये तुम लोग को समझाने के लिए मैंने डिटेल में किया. तुम लोग एकदम इजीली ये भी बोल सकते हो अक्टूबर से रेंट स्टार्ट हुआ है. सो अक्टूबर से रेंट इंक्रीज हुआ. उससे पहले तो 3,500 था और प्री पीरियड का मंथ है 4 मंथ. 3,500 into 4 किया, 14,000 मिला. बाकी जो भी रेंट है वो कंपनी का है, पोस्ट पीरियड का है. तो 48,000 में से, क्योंकि टोटल रेंट है 48,000, उसमें से प्री पीरियड का रेंट निकाल दिया तो जो बच गया वो पोस्ट पीरियड का रेंट. इट हैड बीन मोर सिंपल. बट तुम लोगों को हमने पूरा कैलकुलेशन किया कि क्या अपना अक्टूबर से रेंट 54,000 पर एनम हुआ तो डिवाइड बाय 12, 4,500 एवरी मंथ लिखा. अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे. 14,000 प्लस 34,000 हमें मिलता है 48,000. अवर आंसर इज ऑल्सो, हम जो क्वेश्चन में दिया है वो आंसर भी टैली हो रहा है. नहीं तो तुमको क्या करना पड़ता? 48,000 में से 14,000 माइनस किया. बट हमने यहाँ पे हमारे आंसर को टैली किया ना. प्री पीरियड का रेंट हमें मिला 14,000, पोस्ट पीरियड का रेंट हमें मिला 34,000. ऐड किया
तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो रेंट मिला, मीन्स वी आर टैलिंग एंड वी हैव चेक्ड, हमने करेक्टली किया है। उसमें तुम करेक्टली चेक नहीं कर सकते हो, यहाँ पे वी हैव चेक्ड आल्सो कि इट इज करेक्ट। सो यहाँ पे लिखो कितना मिला 14,000 and we have got 34,000. Now what we have, इसके बाद ऑफिस रेंट हो गया। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया, मीन्स इट विल बी व्हाट, सेल्स रेशो ना, सेल्समैन कमीशन, salesman commission is how much, let us see, salesman commission is 24,500, sales ratio में divide करो 24,500 into 2 divide by 7, 24,500 into 5 divide by 7, are you getting 7,000 and 17,500? Are you getting this answer? 7,000 and 17,500. Now we will go to our next one, that is depreciation, 10,500. depreciation पोस्ट पीरियड का 3,000 है। बोलते हैं पोस्ट पीरियड में कोई एसेट एक्वायर किया, उसका डेप्रिसिएशन 3,000 है एंड रिमेनिंग डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो से निकालना है। सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 10,500। सो हम यहाँ पे जाएंगे, वी विल राइट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमारे पास है असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड में ही खरीदा है इसको, तो उसका डेप्रिसिएशन भी सिर्फ पोस्ट पीरियड में आएगा। असेट ही हमने एक्वायर किया है, परचेज किया है पोस्ट पीरियड में, सो उसका डेप्रिसिएशन भी पोस्ट पीरियड में आएगा। एंड रिमेनिंग असेट्स, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम रेशो फुल ईयर के लिए है। टाइम रेशो इज 1:2 ना, फुल ईयर के लिए। सो हाउ इट इज 10,500 minus 3,000, 7,500, 1:2 में डिवाइड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग 2,500 and we are getting 5,000. All the expenses done, all the expenses done. Now what we will do, we will take the total. हम total expenses निकालते हैं प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का। 30,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000 प्लस 14,000 plus 7,000 plus 2,500, we are getting 1,10,700. Same way post period का 70,000, 30,000, 2,400, 15,000, 34,000, 17,500 plus 3,000 plus 5,000, सबको ऐड किया, we get 1,76,900. Now see, total income है 1 लाख, प्री पीरियड का इनकम है 1 लाख और एक्सपेंसेस है 1,10,700. मीन्स इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, और प्री पीरियड के लॉस को हम गुडविल बोलते हैं। प्री पीरियड के लॉस को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। 1 लाख माइनस 1,10,700 मीन्स ये लॉस है कितने का? ब्रैकेट में 10,700। एंड पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट है, टोटल इनकम है 2,50,000 और टोटल एक्सपेंस है 1,76,900। तो यहाँ पे भी गेट द प्रॉफिट। पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। 2,50,000 minus 1,76,900. How much profit we get? We get the profit 73,100. Correct? 73,100.
ये प्रॉफिट मिला आपको. सो नाउ इफ वी गेट दिस आंसर, ठीक है, लेट अस क्रॉस वेरीफाई ऑल्सो ना. इसको क्रॉस वेरीफाई करते. क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 62,400 दिया है. और करो जरा 73,100 माइनस प्रॉफिट है पोस्ट पीरियड का, और लॉस है 10,700. माइनस करो प्रॉफिट में से लॉस 73,100 माइनस 10,700 करो. 73,100 minus 10,700, we are getting 62,400, means our answer has tallied. So with this sum is done. Thank you very much everyone.